हेलो दोस्तों, स्वागत है VN स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, जिसे ट्रायड रूल बोला जाता है। त्रिक नियम किसने दिया था? सबसे पहले डोबेराइनर आया था। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में डोबेराइनर साहब ने कौन सा नियम दिया था? तो त्रिक नियम दिया था, जिसे अंग्रेजी में ट्रायड रूल बोला जाता है। इन्होंने कहा था कि तत्वों को इस तरह सजाना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत हो। कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कि कोई तीन तत्व है, ए और यहाँ पर सी है और ये बी है। तो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले, मान लिया कि ये परमाणु द्रव्यमान इसका 2 है, इसका 6 है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का, ए और सी का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, इन दोनों का औसत का मतलब कि ए प्लस सी का क्या होगा? बीच वाला औसत होगा, ये बीच वाला। यानी कि अगर ये 2 है और ये 6 है तो बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान दोनों का औसत होगा, यानी कि 6 और 2 कितना हुआ? 8। 8/2। कहने का मतलब इसका हो जाएगा 4। तो त्रिक साहब ने यही बताया था कि परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होगा अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत के बराबर होगा। लेकिन यह जो है नियम जो है फेल हो गया। इसके बाद इसके बाद पीरियोडिक टेबल में किसने एंट्री लिया? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। कौन सा नियम? अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड ने कहा था कि यदि हम तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार में रखें तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का गुण जो है वो पहले तत्व के समान होगा। कहने का मतलब है, इसे हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। न्यूलैंड ने क्या कहा था कि मान लिया जाए कि कोई तत्व हम लेते हैं, जैसे ये वाला लेते हैं स्कैंडियम। तो इसका जो गुण धर्म होगा, इसका जो परमाणु भार अगर बढ़ा, इधर बढ़ते क्रम में जाएंगे तो 8वां जो तत्व होगा वो इसके बराबर होगा। 8वां तत्व कहने का मतलब कि ये मान लिया जाए कि पहला तत्व है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, यानी निकेल। यानी कि अगर इस तत्व को लिया जाए तो यहाँ से 8वें तत्व का जो गुण होगा वो इसके बराबर होगा, दोनों का गुण धर्म समान होगा। यही न्यूलैंड साहब ने बताया था। क्या बताया था? कि यदि तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार में रखें तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा। लेकिन यह भी नियम जो है वो सक्सेस नहीं किया। उसके बाद आया मेंडलीव। उसने कहा कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया जाना चाहिए। मेंडलीफ ने क्या कहा था? कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया जाना चाहिए। हालांकि मेंडलीफ का जो नियम था, मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था, वो कुछ कुछ सक्सेस हुआ था, पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया था। इसके कुछ दोष भी थे। तो आइए देखते हैं मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कौन कौन से दोष थे। इनके आवर्त सारणी में धातु और अधातु को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया था। धातु और अधातु को जो है अलग अलग स्थान नहीं दिया गया था, जहाँ तहाँ रख दिया गया था। और इसका दूसरा दोष था कि समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया था तथा असमान गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पर रख दिया गया था। मतलब समान गुण धर्म वाले तत्व को सजा के नहीं रखा गया था, अलग अलग रख दिया गया था। और जो असमान गुण वाला था उसे एक जगह रख दिया गया था। और क्या था दोस्त? कि समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। जो आवर्त सारणी में तत्वों का जो समस्थानिक है उसको कोई स्थान नहीं दिया गया था। और इसमें कहीं कहीं पर तत्वों के परमाणु भारों का क्रम जो है वो ठीक प्रकार से नहीं था। परमाणु भार का जो क्रम था वो भी ठीक प्रकार से कहीं कहीं नहीं था, उसमें भी दोष था। और क्या दोष था? कि इसमें हाइड्रोजन का कोई एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया था।
हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के कुछ गुण भी थे, इसलिए यह नियम जो है पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ कुछ सक्सेस कर गया था। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीफ को जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, क्योंकि कुछ कुछ सक्सेस कर गया था। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो है वो टोटल, अगर आवर्त की बात करें, टोटल आवर्त की बात करें तो 7, और टोटल वर्ग की बात करें तो कितना था, 9 था। और बाकी जगह को उन्होंने खाली छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय उतने तत्व की खोज नहीं की गई थी। जैसे देखिए, मेंडलीफ के समय 7 ही आवर्त थे। कौन कौन? तो एक आवर्त हुआ, ये पहला आवर्त हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और वर्ग 9 थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि मेंडलीफ का अगर आवर्त सारणी की बात करें तो सिर्फ यहाँ से लेकर के इतना ही था। मेंडलीफ का आवर्त सारणी इतना ही था। बाकी जो ये सब थे, ये जगह खाली छोड़ दिए गए थे, क्योंकि भविष्य में खोजे गए तत्वों को यहाँ पर भरा जा सके। और देखिए, इसके बाद जो है वो मोसले आया। तो मोसले को जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इसने परमाणु क्रमांक को खुद ही खोजा था। मोसले ने परमाणु को जो है परमाणु क्रमांक की खोज जो है वो खुद किया था। और इन्होंने कहा था कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो मोसले साहब को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और इन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज की। इन्होंने कहा था कि प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी तत्व हैं उन्हें परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया जाना चाहिए। और जो कि आज का आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु क्रमांक के आधार पर ही सजा हुआ है, जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो मोसले साहब ने परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया, और मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, और न्यूलैंड ने त्रिक नियम दिया था, और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, और डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। तो ये जो चार लोग थे, तो सक्सेस लास्ट में किसका किया था? तो मोसले साहब का जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो था, जो कि अभी देखते हैं, वही आधुनिक आवर्त सारणी कहलाता है। ये जो पूरा है, पूरे को ही आधुनिक आवर्त सारणी बोला जाता है। इसी का अध्ययन हम लोग आज कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कितने होते हैं, कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। ये देखिए, ये जो है पहला वर्ग, ये जो देख रहे हैं, पहला वर्ग, और ये दूसरा वर्ग। ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग जो है, इन दोनों को कहा जाता है एस ब्लॉक। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक जो है, वो इस ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं वे हल्के होते हैं और मुलायम होते हैं, और ज़्यादा भारी नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जिससे किसी से भी जाकर सट जाते हैं। जैसे मान लिया जाए, पोटेशियम लिया जाए, तो पोटेशियम जो है ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। और इसमें एस ब्लॉक में जितने भी तत्व आते हैं वो सभी जो है वो हल्के और मुलायम होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते हैं। और अगर एस ब्लॉक की बात करें तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस एस सब सेल में आता है। कौन सा सब सेल में? एस उपकोष में आता है, यानी एस सब सेल में आता है, उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यानी कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है अलग, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस सब सेल में जाता है, उसी को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। ये तत्व जो है आवर्त सारणी के पहले वर्ग तथा दूसरे वर्ग में आते हैं। ये हो गया पहला वर्ग और ये हो गया दूसरा वर्ग। तो एस ब्लॉक के तत्व जो है पहले वर्ग में और दूसरे वर्ग में आते हैं। पहले वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। पहले वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाएगा? तो क्षारीय धातु कहा जाता है। जैसा कि ये जो है, ये पूरा, ये क्षारीय धातु
का तत्व कहलाता है। और दूसरे वर्ग का जो तत्व है उसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, इसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाएगा। पहले वर्ग के तत्व जो है, यानी कि ये वाला जो पहला वर्ग का जो तत्व है, यानी कि क्षारीय धातु जो है, इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NS1 होता है। क्या होता है? NS1 होता है। NS1 यानी कि क्षारीय धातु यानी पहले वर्ग के तत्वों का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS1 होता है। लेकिन दूसरे वर्ग का जो ये है, ये दूसरा वर्ग, दूसरे वर्ग का जो होता है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है NS2। NS2 होता है। अब आइए देखते हैं पी ब्लॉक क्या होता है। तो मैंने बताया कि ये जो है यहाँ से ये दूसरे वर्ग तक, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो है ये एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक। और वर्ग 13 से ते वर्ग 13 से 17 18 तक ये जो हो गया, ये हो गया पी ब्लॉक। यहाँ तक क्या हो गया? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक जो होता है वो आवर्त सारणी में 13 से 17 तक तथा 18वां वर्ग का जो तत्व होता है जिसे शून्य वर्ग बोला जाता है। ये जो 18वां वर्ग है इसे शून्य वर्ग भी बोला जाता है। तो 13 से 17 यहाँ से लेके 13 से 17 तक, और ये 18वां, इसे कहा जाता है पी ब्लॉक। इस ब्लॉक में ठोस, द्रव और गैस भी देखने को मिलता है। इसमें जितने पी ब्लॉक में हैं इसमें ठोस होंगे, द्रव भी होंगे, गैस भी होंगे, और इस ब्लॉक में धातु भी होंगे, अधातु भी होंगे और अर्धचालक भी होंगे। तो ये जो है पी ब्लॉक, ये 13 से 17 तक हो गया, और ये 18, यानी 13 से 18 तक पी ब्लॉक हो गया। अब देखते हैं डी ब्लॉक कौन सा होता है। तो इस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं डी ब्लॉक के वो बहुत ही मजबूत होते हैं। और आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ से जो देख रहे हैं, यहाँ से वर्ग 3 से वर्ग 12 तक जो है, ये जो है ये कहलाता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ये पूरा जो है ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और ये जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। कैसे? कि ये देखिए क्रोमियम, ये मजबूत हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सभी जो है कठोर धातु होते हैं, मजबूत होते हैं। और इसीलिए इसे जो है क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब देखते हैं कि संक्रमण तत्वों का जो गुण होता है उसको हम देख लेते हैं। संक्रमण तत्व का गुण क्या होता है कि ये सभी तत्व जो है तत्व धातुएं होते हैं, यानी जितने भी संक्रमण तत्व है वो धातु होंगे, क्योंकि इनके अंतिम उपकोष में यानी अंतिम सबसेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये सभी जो है धातु होंगे। इन तत्वों में धात्विक चालकता, तन्यता, आघातवर्धनीयता एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे वो धात्विक चालकता, तन्यता, आघातवर्धनीयता और विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये जो जितने डी ब्लॉक के तत्व हैं वो मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। जैसे क्रोमियम को मिलाया जाता है, क्रोमियम एक मिश्र धातु होता है, निकेल भी मिश्र धातु होता है। तो इन तत्वों का गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है। और एस और पी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा जो है ये कठोर होता है। एस और पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में तो मुलायम होते थे पी ब्लॉक में, लेकिन एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा डी ब्लॉक का जो तत्व होगा वो कठोर होता है। और इनकी क्रियाशीलता एस और पी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा कम होती है, कम क्रियाशील होते हैं। और ये देखिए ये जो है नीचे वाला इसे कहा जाता है एफ ब्लॉक। तो हम लोगों ने देखा एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को। एफ ब्लॉक जो है इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या दुर्बल मृदा तत्व भी कहा जाता है। ये भी जितने भी हैं इसे आंतरिक संक्रमण तत्व या मृदा तत्व भी कहा जाता है, यानी दुर्बल मृदा तत्व। एफ एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां पाई जाती है, एक होता है लैंथेनाइड श्रेणी, एक होता है एक्टिनाइड श्रेणी। तो ये वाला जो देख रहे हैं श्रेणी, ये वाला है लैंथेनाइड का, इसमें 14 तत्व होते हैं। और नीचे वाला जो है वो एक्टिनोइड श्रेणी है। इसके बारे में मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। और इसमें भी जो है एक्टिनोइड श्रेणी में भी है 14 तत्व होते हैं।
तो ओवरऑल एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि एस ब्लॉक में हल्के, मुलायम, कम भारी, अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं और इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एस सब सेल में होता है। और यह जो तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है, ये पहले तथा दूसरे वर्ग में आता है। और पहला वर्ग का तत्व जो है वो क्षारीय धातु कहलाता है और दूसरा वर्ग का क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। पी ब्लॉक के बारे में मैंने क्या बताया कि पी ब्लॉक जो है वो पी ब्लॉक ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, अर्धचालक, ये सभी जो है पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। और पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 13 से लेके 18वें वर्ग तक के तत्व को पी ब्लॉक बोला जाता है। और डी ब्लॉक क्या होता है, तो डी ब्लॉक जो है वर्ग 3 से 12 तक को डी ब्लॉक बोला जाता है। और ये तत्व जो है डी ब्लॉक वाले बहुत ही कठोर और मजबूत होते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। फिर मैंने बताया एफ ब्लॉक, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या दुर्बल मृदा तत्व भी कहा जाता है। इस ब्लॉक में दो श्रेणी बताया मैंने, एक लैंथेनाइड श्रेणी, एक एक्टिनोइड श्रेणी। दोनों श्रेणियों में 14-14 तत्व होते हैं। तो आज हम लोग देखे पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री। अब आगे इसका पार्ट 3 हम लाएंगे, उसमें कुछ और बताएंगे डिटेल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।